प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरठ, जो कि क्रांति की भूमि मानी जाती है, वहां से अपने चुनाव प्रचार का शंखनाद किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परिवारवाद, भ्रष्टाचार पर विपक्ष को जमकर लताड़ा और साथ ही आपको बता दें, किसान की बात की, जवान की बात की, गरीब की बात की और महिलाओं की भी बात की। आइए आपको दिखाते हैं चुनावी भाषण में किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर बोला जोरदार हमला। जिसने देश को लूटा है उसे लौटाना ही पड़ेगा, ये मोदी की गारंटी है। तीसरी बार 4 जून भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनाएगा। 400 सीटों के लक्ष्य को पूरा करने के लिए रणनीति और तैयारी पूरी हो चुकी है। 2024 लोकसभा चुनाव प्रचार की शुरुआत पीएम मोदी ने क्रांतिकारियों की धरती मेरठ से की। मेरठ की रैली से प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर करारा प्रहार किया। भ्रष्टाचारी चाहे कितना ही बड़ा क्यों न हो, एक्शन होगा, जरूर होगा। जिसने देश को लूटा है उसे लौटाना ही पड़ेगा, ये मोदी की गारंटी है। बीजेपी जहां पीएम मोदी के संकल्प को पूरा करने के लिए जुटी हुई है, वहीं इंडी गठबंधन के नेता मोदी को कोसते नहीं थकते। यही कारण है कि महागठबंधन के बयानवीर जब जब मोदी को टारगेट करने की कोशिश करते हैं, पीएम मोदी अपने विरोधियों को उनके कारनामे याद दिला देते हैं। जब मोदी पूरी ताकत से भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है, तो इन लोगों ने मिलकर एक इंडी गठबंधन भी बना लिया है। इनको लगता है कि मोदी इनसे डर जाएगा, लेकिन मेरे लिए मेरा भारत मेरा परिवार है। मैं अपने देश को भ्रष्टाचारियों से बचाने के लिए एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रही हूं। पिछले 10 सालों में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए। गरीबों के लिए मोदी सरकार कई योजनाएं भी चला रही है। यही वजह है कि विपक्ष जब जब मोदी को घेरने की कोशिश करता है, औंधे मुंह गिरता है और विपक्ष खुद बीजेपी को हमला करने का मौका दे रहा है। 2024 का चुनाव विकसित भारत बनाने के लिए है। 2024 का जनादेश भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनाएगा। ये हमारी सरकार है जिसने 4 करोड़ गरीबों को पक्के घर बनाकर दिए हैं। ये हमारी सरकार है जिसने 11 करोड़ से ज्यादा शौचालय बनाकर महिलाओं की गरिमा की रक्षा की है। सियासी बयानबाजी अपनी जगह है, लेकिन बीजेपी फिलहाल 24 लोकसभा चुनाव को लेकर आत्मविश्वास से लबरेज है। इसकी वजह मोदी है। मोदी एक दो नहीं बार बार कह रहे हैं कि बीजेपी 370 और एनडीए 400 पार। इन 10 वर्षों में तो आपने विकास का ट्रेलर ही देखा है। अभी तो हमें देश को बहुत आगे लेकर जाना है। आज पूरा देश कह रहा है, तीसरी बार 4 जून
दमदार तैयारी के दम पर जहां बीजेपी के हौसले बुलंद हैं, प्रधानमंत्री के जरिए बीजेपी मिशन 400 पर फतह हासिल करने के लिए अपनी रणनीति को धार दे रही है, तो वहीं इंडी गठबंधन मोदी के सामने बेबस और लाचार नजर आ रही है। विपक्ष के पास न नियत है न नीति। ऐसे में नतीजा जो भी हो, लेकिन इतना तो तय है कि इस बार लोकसभा चुनाव दिलचस्प होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए इसी के साथ अब आगे बढ़ते हैं। पश्चिम बंगाल, असम और मणिपुर में चक्रवाती तूफान का कहर देखने को मिल रहा है और ये कहर कुछ इस तरीके से बरप रहा है कि जलपाईगुड़ी में 5 लोगों की मौत हो गई है, तो 100 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। यही एक बड़ी वजह कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं और अधिकारियों को हर जरूरी मदद के निर्देश जारी किए हैं। देश के कई हिस्सों में जहां लोग तेज धूप से परेशान हैं, तो वहीं कई जगहों पर भारी बारिश से समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच कल पश्चिम बंगाल समेत पूर्वोत्तर के कई हिस्सों में हुई भारी बारिश और तूफान ने तबाही वाला मंजर ला दिया। अचानक हुई तेज बारिश, तूफान और ओलावृष्टि से असम में जहां लोगों के घरों और फसलों को नुकसान पहुंचा, तो वहीं पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में 5 लोगों की मौत हो गई और कम से कम 100 लोग घायल हो गए। कई इलाकों में ओलावृष्टि के साथ तेज हवाओं के कारण झोपड़ियां और घर क्षतिग्रस्त हो गए, पेड़ उखड़ गए और बिजली के खंभे टूट गए। मौसम की मार की खबरों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मेरी संवेदनाएं पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी, मैनागुड़ी इलाकों में तूफान से प्रभावित लोगों के साथ हैं। उन लोगों के प्रति संवेदना है जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और उधर माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के परिजनों से मिलने के लिए ओवैसी पहुंच गए। ओवैसी गाजीपुर के मोहम्मदाबाद पहुंचे। हालांकि उन्होंने मीडिया से कोई बातचीत नहीं की। साथ ही आपको बता दें कि कल स्वामी प्रसाद मौर्य भी मुख्तार अंसारी के परिवार वालों से मिलने के लिए पहुंचे थे। रिपोर्ट देखिए। कुछ इस तरह मुख्तार की मौत पर मातम पुरसी करने पहुंचे AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी। ओवैसी ने देर रात मुख्तार के बड़े भाई अफजाल अंसारी से मुलाकात की और बिना मीडिया से बात किए रवाना हो गए। ओवैसी के साथ बड़ी तादाद में उनके समर्थक भी मुख्तार के पुश्तैनी घर पहुंचे थे। ओवैसी से पहले स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी कल अफजाल अंसारी से मुलाकात कर मुख्तार के परिवार को अपनी सांत्वनाएं दी थी। इस बीच एक बार फिर मुख्तार के परिवार ने जेल में जहर दिए जाने का आरोप लगाया है। ये आरोप न्यायालय में लगाया गया था। मुख्तार अंसारी ने स्वयं लगाया था कि उन्हें खाने में जहर दिया गया 19 तारीख को, और कोर्ट ने उसका संज्ञान भी लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब अगली खबर का रुख करते हैं। बात करते हैं मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मामले से जुड़ी हुई, जिसमें आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को वक्त दिया था और यही एक बड़ी वजह है कि मुस्लिम पक्ष आज अपना जवाब दाखिल करेगा। रिपोर्ट देखिए। मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज सुनवाई होनी है। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में हिंदू पक्ष की तरफ से दाखिल की गई 18 याचिकाओं पर जस्टिस मयंक कुमार जैन के सिंगल बेंच सुनवाई कर रही है। आज शाही ईदगाह मस्जिद परिसर स्थित श्री कृष्ण कूप की पूजा की अर्जी पर मुस्लिम पक्ष अपना जवाब दाखिल करेगा। 20 मार्च को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जवाब दाखिल करने का समय दिया था। वहीं श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट ने जिला प्रशासन को खुली चुनौती देते हुए कहा है कि 1 और 2 अप्रैल यानी आज और कल शाही ईदगाह मस्जिद के पास बने कुएं, जो कि कृष्ण कूप है, उसकी वो पूजा अर्चना करेंगे। हिंदू संगठनों ने आज सुबह 9 बजे कृष्ण कूप की पूजा का ऐलान किया है। 1 अप्रैल को सुबह 9 बजे कृष्ण जन्मभूमि द्वारका पेड़ा वाले के पास इकट्ठे हो और वहाँ पर हम शीतला माता के कुआं पूजन में भाग लेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आपको यह भी बता दें कि ज्ञानवापी मस्जिद में जो व्यास तहखाना है, क्या वहां पर पूजा पाठ का काम रुक जाएगा? बड़ा सवाल बना हुआ है। लेकिन आज इसी मसले को लेकर CGI चंद्रचूड़ की पीठ करने वाली है सुनवाई। आइए रिपोर्ट के जरिए आपको ये पूरी खबर दिखाते हैं। ज्ञानवापी परिसर स्थित व्यास जी तहखाना